हालात ऐसे हैं कि मुट्ठी भर अनाज के लिए आज लोग सड़कों पर घंटों दौड़ रहे हैं। सरकार के खजाने में चंद पैसे बाकी है। विदेशों से मिलने वाली एड के नाम पर मिलने वाली भीख भी बंद है और करोड़ों का कर्जा इस देश को ब्लैकआउट जैसी स्थिति में धकेल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसी स्थिति में भी इस देश के मुट्ठी भर नेता और दर्जन भर सैनिक ऑफिसर्स राजनीतिक दाव पेच खेल रहे हैं। यहाँ बात हो रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो इस वक्त काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। ये देश गेहूं प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का 7वां देश है, जहां फिलहाल लोग भूख से मरने की स्थिति में है। लेकिन अफसोस ये है कि वही के लोगों को आज एक बोरे गेहूं के लिए जान तक गंवानी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत को आंख दिखाने वाला देश आज अपने ही देशवासियों के आंखों से आंसू नहीं पोंछ पा रहा है? क्यों यहाँ महंगाई इस कदर बढ़ गई है जिससे देश के फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये कहना पड़ रहा है कि अल्लाह अब मदद करेगा। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हाल ही में पाकिस्तान के कराची से एक वीडियो वायरल हुआ जहां राबिया नाम के एक हाउसवाइफ ने अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर रोते हुए इस वीडियो को बनाया है। वीडियो में इस मां ने आटे और शक्कर जैसी चीजों का दाम को लेकर अपनी परेशानी जताई है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है, बच्चों को क्या भूखा मार दूं? क्योंकि आज की डेट में यहाँ मिलने वाली हर चीज काफी महंगी हो गई है। उसे खरीदना वहाँ के आम जनता के लिए बेहद मुश्किल बन गया है। ये इकलौती ऐसी वीडियो नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे वीडियोस और न्यूज आपको पाकिस्तान के देखने को मिलेंगे जहां लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। करीबन 1.5 महीने पहले हर सिंह कोहली नाम के एक व्यक्ति की मौत भीड़ में कुचल जाने से हुई थी, जो कि आटा लेने के लिए अपने घर से निकले तो थे पर दोबारा अपने परिवार से मिल नहीं पाए। करेंटली यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि ना ही यहाँ की जनता को खाना मिल रहा है, ना ही दवाइयाँ मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है और ना इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की आम जनता को बेहद तकलीफ झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान की मुफलिसी की कहानी शुरू होती है सन 1947 से, जब भारत का बंटवारा हुआ। मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी वाले राज्यों को अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हालांकि आजादी के बाद भी आरबीआई ही पाकिस्तान का नेशनल बैंक था। इस बंटवारे के बाद आरबीआई में टोटल 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से एग्रीमेंट के मुताबिक 75 करोड़ पाकिस्तान को मिलने थे। लेकिन इसी वक्त सैनिक बंटवारे में पाकिस्तान को इंडियन आर्मी के 1/3 सैनिक दे दिए गए और यही से शुरुआत हुई पाकिस्तान के बुरे दिनों की। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना, जो ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हो चुके थे, उनकी मौत हो जाती है और पाकिस्तान की बागडोर इसके बाद कमजोर नेताओं के हाथ से फिसलकर आर्मी ऑफिसर्स के हाथों में आ पहुंची। पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल जिसकी वजह से आज ये कंट्री इस हालत में है, वो है उसकी मिलिट्री रूल, जिसके हाथ में रूलिंग पावर दे दिया गया। पाकिस्तान के शुरुआती दौर में पाकिस्तान लगातार 10 सालों तक आर्मी रूल रहा, तो पाकिस्तान आर्मी इस देश के हर चीज अपने तरीके से चलाने लगी। वहाँ के बिजनेस, प्रोडक्शन, लाइफस्टाइल, रियल एस्टेट और विदेशों से मिलने वाले फंड्स तक को इस्तेमाल करने और रेगुलेट करने में पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स की ही भूमिका रही है। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को गद्दी पर ज्यादा दिनों के लिए रखा नहीं जाता है और वहां की आर्मी देश चलाती है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति कभी भी आर्थिक तौर पर अच्छी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के बुरे हालात दुनिया के सामने तब उजागर हुए जब 1971 में इंडो पाक युद्ध हुआ और पाकिस्तान को बुरे तौर पर हार का सामना करना पड़ा। ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर एक नए देश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश। इस युद्ध में पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर भयंकर क्षति हुई। इतिहास के पन्ने गवाह है कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में सिर्फ वही लोग प्रधानमंत्री बनते हैं जिन्हें आर्मी जनरल सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही ये पपेट प्राइम मिनिस्टर्स थोड़ी लिबर्टी लेते देश का कोई भी अहम फैसला लेने की कोशिश करता है, तब उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। अब ऐसे में ये साफ है कि इस देश को चलाने वाले यहाँ के फौजी है। ऐसे में पाकिस्तान को कई देश आर्थिक तौर पर डेवलपमेंट्स के लिए फंड्स और एड देते रहे हैं। ये पैसे पाकिस्तान को इकोनॉमिक फ्रंट पर डेवलपमेंट करने के लिए मिलते रहे हैं, लेकिन यहाँ के आर्मी
जनरल्स इन पैसों का इस्तेमाल आर्मी एक्सपेंशन में करते रहे हैं। यहाँ पर पैसे एजुकेशन, हेल्थ जैसी सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए मिलते रहे, लेकिन पाकिस्तान इन पैसों से हथियार खरीदता। इसे सबसे ज्यादा एड के तौर पर अमेरिका से पैसे मिलते रहे। 60s के दौरान जब इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब अमेरिका ने साफ तौर पर उनके एड का इस्तेमाल मिलिट्री के एक्सपेंशन में होते देखा, जिसके बाद उन्होंने 1965 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान को एड भेजना कम कर दिया। 1971 आते आते तो ये एड $26 मिलियन से कम होकर $2.9 मिलियन पर पहुंच गया। इन दिनों पाकिस्तान की आर्मी देश को रेगुलेट कर रही थी और ऐसे हालातों में देश की जनता फिर से एक बार भूखी नंगी हालत में पहुंच गई। साउथ एशिया में लगभग सारे देश सोशलिज्म से प्रभावित थे। ऐसे में अमेरिका को कोल्ड वॉर का प्रोपेगेंडा जारी रखने के लिए भारत या पाकिस्तान किसी एक को अपने एलाइज की लिस्ट में शामिल करना ही था। चूंकि नेहरू और भारतीय कांग्रेस ने मिक्स इकोनॉमिक अप्रोच को अपनाया, तो यूएसए के पास पाकिस्तान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में यूएसए ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अधिक से अधिक मिलिट्री एड देना शुरू कर दिया, जिससे कि पाकिस्तान कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच को सपोर्ट करे। यूएसए का पाकिस्तान से दोस्ती करने का एक और कारण था, वो था पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इस देश से दोस्ती रखने की वजह तो यूएसए साउथ एशियन कंट्रीज पर भी नजर रख सकता था। यूएसए की अपनी चाल थी और पाकिस्तान की अपनी जरूरत। यूएसए ने पाकिस्तान को 1947 से फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन इंडो पाक आर्मी स्ट्रगल और 1971 में पाकिस्तान की हार के बाद यूएसए ने ये एड काफी कम कर दिए। लेकिन जल्दी ही हालात बदले जब 1979 में यूएसएसआर ने अफगान इन्वेजन किया और फिर शुरू हुआ यूएसएसआर अफगान वॉर। अब अमेरिका को यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पाकिस्तान को फिर से पैसों की बरसात कर दी। इन दिनों आईएसआई ही यूएसए का मुख्य स्रोत था, जिससे यूएसए यूएसएसआर के हर चाल पर नजर रख रहा था। 1979 से लेकर 1989 तक में पाकिस्तान की आर्मी को लगभग $5 बिलियन फंड यूएसए से मिले। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी आर्मी अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आई। इस वक्त इन्होंने दोनों हाथों से दौलत लूटी और फिर शुरू हुआ यूएसएसआर अफगान वॉर। अब यूएसएसआर के प्रभाव को चेक करने के ना तो सिर्फ अमेरिका ने फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू किया, बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री को भी एडवांस युद्ध के लिए ट्रेन करना शुरू किया। इन्हीं दिनों जन्म हुआ मुजाहिदीनों का, जो कि इस्लामिक रिलीजियस फाइटर ग्रुप्स थे। वैसे तो इन मुजाहिदीनों को फाइनेंशियल सपोर्ट कई मुस्लिम देश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका उन सब में आगे था। मुजाहिदीनों का खाना पीना, दैनिक जरूरतें और इनकी ट्रेनिंग, सब कुछ का ख्याल अब अमेरिका रख रहा था। लेटर ये लोग मुजाहिदीन और जिहादी नामों से जाने गए। इसी दौरान ओसामा बिन लादेन भी इस ग्रुप का हिस्सा बना, जो मुजाहिदीनों को ट्रेन करता था। उनका एक बड़ा फाइनेंसर था। अमेरिका ने इसी दौरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज के हजारों युवकों को मुजाहिदीन में शामिल होने के लिए इन्फ्लुएंस किया और उन्हें एडवांस वेपन्स जैसे स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर वगैरह चलाने की ट्रेनिंग दी। ये मुजाहिदीन यूएसएसआर अफगान वॉर में गुरिल्ला फाइट और सेल्फ बॉम्बिंग जैसे काम करते थे। हालांकि तब अमेरिका को एहसास नहीं था कि उनका बोया हुआ ये बीज उनके लिए कांटों की डालियां उगाएगा। इन्हीं मुजाहिदीनों का ग्रुप फिर अल कायदा और तालिबान जैसे ग्रुप्स में बढ़कर पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे हैं। अमेरिका के 9/11 इंसिडेंट में भी अल कायदा का ही नाम आया था। तालिबान आज पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान शुरुआत से ही अमेरिका के सपोर्ट से मिलिट्री को सस्टेन करता रहा। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अमेरिका से आने वाला ये एड कभी रुकेगा नहीं, बट 1989 में इनका ये भ्रम टूट गया जब अफगानिस्तान वॉर खत्म हुई और पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हुए पाया गया। इस वजह से अमेरिका को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि यहाँ यूएस अपना फायदा देख रहा था और इधर पाकिस्तान अपना, जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को $564 मिलियन की एड देने से सख्त इनकार कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान अचानक से सड़क पर आने की कगार पर आ गया। दुनिया में बहुत सारे देश है और देश अपने इकोनॉमिक को स्टेबल करने के लिए अपना तरीका अपनाती है। जैसे भारत में इकोनॉमिकल कंडीशन को सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ के एग्रीकल्चर करती है, वैसे ही कुछ जगह पर ये काम ऑयल रिजर्व्स करती है, तो किसी देश में वहाँ की टूरिज्म सेक्टर वह काम करती है।
पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो लोन्स और एड पर चलता है। पिछले 68 सालों में पाकिस्तान ने कई लोन्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल डेवलपमेंट के नाम पर ले रखे हैं। एनहांस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट ऑफ 2009 के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बजट तय कर दी गई थी, जहां यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बजट तय करते हुए पाकिस्तान को हर साल $2 बिलियन एड के तौर पर देने का वादा किया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को ट्रेन करने के लिए किया जाना था। IMF से पाकिस्तान ने अब तक 24 बार अलग अलग कारणों से पैसे लोन पर उठा चुका है, लेकिन अभी तक उसमें से एक की भी भरपाई नहीं हुई है। हालांकि इमरान खान के द्वारा पेश किए गए बेल आउट लॉन्च की अभी एक किस्त बाकी है, जो 1.1 बिलियन के आसपास है, लेकिन रीसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग IMF ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये बात जगजाहिर है कि पाकिस्तान की सत्ता पर पकड़ वहां के सरकार की नहीं होकर वहां की आर्मी की है, और इसीलिए IMF की शर्त को पाकिस्तान नहीं मान रहा, और अब तो IMF ने भी एड देने से मना कर दिया। पाकिस्तान पर यूएस का करीब $67 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा इसने ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना जैसे कंट्री से भी डेट्स ले रखे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के GDP की 80% कर्ज में डूबी हुई है। इस वजह से अगले एक महीने के अंदर पाक को $3.5 बिलियन चुकाने हैं और एक साल के अंदर $22 बिलियन चुकाने हैं। ऐसी हालात में पाकिस्तान अपने सारे लोन्स को चुका पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, जिसमें आम जनता पिस रही है। जब कई सारे कंट्रीज ने पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान के सिचुएशन का फायदा उठाते हुए चाइना ने उसे मदद की। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के हिसाब से चाइना ने पाकिस्तान को $30 बिलियन का लोन दिया, लेकिन इस लोन से पाकिस्तान को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला था, जो कि उसे नजर नहीं आ रहा था। IMF के रिपोर्ट के मुताबिक ये फंड IMF से मिले हुए बाकी फंड से काफी ज्यादा थे, जिस पर लगे हाई इंटरेस्ट रेट को पाकिस्तान शायद नजरअंदाज कर रहा था। चाइना जिस भी देश को लोन देता है तो उस वक्त उस देश की कई सारी चीजों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट बिजनेस और प्रोडक्शन के सहारे इन देशों से पैसे बहुत पहले वसूल कर चुका होता है, जिसके बाद ये इंटरेस्ट वसूल करती है, जिससे सामने वाले कंट्रीज लंबे समय तक इकोनॉमिकल प्रेशर में रहती है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने CPEC अपने देश से खारिज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना ने पाकिस्तान से दिए गए डेट को डेट रिपेमेंट करने की मांग करने लगा। लेकिन इमरान खान ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि उनके पास CPEC के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर उतनी मजबूत नहीं है, ना ही यहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर इतना मजबूत है, जिसकी वजह से इस देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तानी आर्मी मौका लगते ही अपने ट्रेन मिलिट्री सोल्जर्स और मुजाहिदीनों को भारत पर अटैक करने के लिए भेजने लगा, ताकि कश्मीर को कैप्चर किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की सेना को कभी भी कामयाबी नहीं मिली। हाँ, मगर इस तरह के मिलिट्री एक्टिविटीज के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी जरूर हैम्पर होती रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिल रहे पैसे को यहाँ की फोर्सेस पर खर्च किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन पैसों को खर्च करने का फैसला पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट करती है। एक्चुअली इन पॉलिटिशियंस के पास पावर कभी रही ही नहीं। पाकिस्तान की असल सत्ता हमेशा वहां के मिलिट्री के पास रही है। पाकिस्तान का इस्तेमाल मुजाहिदीनों और मर्सनरीज को ट्रेन करने के अलावा और भी कई गलत तरीकों से अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और रशिया जैसे देशों ने किया है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए मर्सनरीज यानी किराए के फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अपने असल रशियन सोल्जर्स को बचाया जा सके। ऐसे मुश्किल हालात में पाकिस्तान उस मोड़ पर आकर खड़ा है जहां उसे अपने सोल्जर्स की जिंदगी भी किराए पर लगा रखी है, और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और इन सैनिकों की खून की कीमत पहुंच रही है पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स की पॉकेट में। विश्व में ये एकमात्र ऐसा देश है जहां ब्रेड से लेकर घर बेचने का अधिकार यहाँ प्राइवेट बिजनेसेस को नहीं है। यहाँ आज भी आर्मी इन सारे बिजनेसेस को कंट्रोल करती है। ऐसे में आर्मी ऑफिसर्स की तो जेबें लगातार भर रही है और उनके पास एकड़ों में जमीनें हैं। वही पाकिस्तान की आवाम आज भूखे पेट आसमान के नीचे सोने को मजबूर है।
वैसे इन एड, लोन और कोएलिशन सपोर्ट फंड्स जैसे कई फंड्स अमेरिका पाकिस्तान को काफी पहले से देता आया है, जिसका इस्तेमाल यहाँ की फोर्सेस ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जगह पर खुद के लिए किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ के सारे पॉलिटिशियंस मिलिट्री का साथ देते हैं, बल्कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो पाकिस्तान की हालत को सुधारना चाहते हैं। पर जब भी किसी नेता ने यहाँ हालात को सुधारने की कोशिश की है तो उसे यहाँ की आर्मी ने उन्हें गद्दी से हटा दिया है। 2022 में एक न्यूज चैनल पर इमरान खान ने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान के इस हालात के जिम्मेदार जनरल कमर बाजवा है, जो कहीं ना कहीं शायद ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों में यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को इन्होंने काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा है, जिसका एक एग्जाम्पल खुद इमरान खान थे, जिन्हें हटाकर जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को पीएम बनाया। इस तरह के लगातार हो रहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण और हर लोन को खत्म करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट का नए लोन्स को लेने के डिसीजंस ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान जिस ज्योग्राफिकल प्लेस पर सिचुएटेड है, वहां इससे फायदा लेने वाले कई देश इसकी मदद कर सकते हैं, जिसका पता आने वाले फ्यूचर में ही चलेगा। पाकिस्तान की आर्मी में करप्शन आज से नहीं बल्कि काफी पहले से चलता आ रहा है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जनरल बाजवा और उनकी फैमिली को देखकर समझा जा सकता है। जब जनरल बाजवा 2016 में रिटायर हुए तो उस वक्त उनकी पत्नी के पास एसेट वैल्यू करीबन 2.2 बिलियन रुपीस थी। वही पूरे बाजवा फैमिली की एसेट वैल्यू करीबन 12.7 बिलियन हो गई है। इतना ही नहीं, इनकी पकड़ सरकार के ऊपर इतनी ज्यादा है कि जब इमरान खान को इन्होंने सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह को आर्मी चीफ बनाने की बात कही, जिस पर इमरान नहीं माने और उन्हें गद्दी से हटा दिया गया और शहबाज शरीफ को लाया गया, जिन्होंने जनरल बाजवा के अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। इसके अलावा यहाँ रिटायर होने वाले हर ऑफिसर को इनाम पर ढेर सारी प्लॉट गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं, और तो और गवर्नमेंट फंड्स के भी पैसे मिलिट्री वेलफेयर के नाम पर इस्तेमाल किया करते हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जिसने हर सेक्टर में अपनी कंपनी खोल रखी है और अपने मुनाफे के लिए कई प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे स्कूल्स, फार्म्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, टेक्नोलॉजीज, बैंक, इंश्योरेंसेस एक्सेट्रा। 2018 के बाद पाकिस्तान की हालत काफी खराब थी और चाइना ने भी 2022 में पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान पहले से ही कोरोना की मार झेल रहा था, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान काफी प्रेशर में आ गया। कोरोना काल में सारे बड़े देश अपने हालत को काबू करने में लगे हुए थे। ऐसे में पाकिस्तान की सुध कौन लेता? इस दौरान बिजनेसेस से लेकर एग्रीकल्चर तक हर जगह प्रभावित हुए। ऐसे में पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहा। बंद एड, लोन की कोई गुंजाइश नहीं और पाकिस्तान की अपनी डूबती इकोनॉमी, इन सब ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। वॉर के पहले मेनली यूक्रेन से पाकिस्तान में गेहूं एक्सपोर्ट होता था, लेकिन वॉर के दौरान ये सपोर्ट बंद हो गया। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को गेहूं एक्सपोर्ट करने की लिबर्टी दी, जिससे कि गेहूं की कीमत देश में कई गुना बढ़ गई। सरकार अपने लोगों को सरकारी दामों पर राशन नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। स्थिति बदतर तब हो गई जब इसी साल पाकिस्तान में आए बाढ़ ने बर्बादी फैला दी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट $30 बिलियन का नुकसान हुआ। इसी वॉर के दौरान पाकिस्तान को अपने फॉरेक्स रिजर्व से 66% फंड खर्च करके फ्यूल मंगवाना पड़ा। पाकिस्तान में कई बार या तो सरकार को किसी फॉल्स करप्शन चार्जेस लगाकर हटा दिया जाता है, तो कई बार मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। ऐसा भी हुआ है कि सत्ता में आए हुए प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर जनरल को जान से मारने की कोशिश की गई है या मार दिया गया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनाजीर भुट्टो की मौत गोली मारकर की गई थी। वही पीएम लियाकत अली खान को भी मार दिया गया था और हाल ही में एक प्रोटेस्ट के दौरान इमरान खान पर गोली चलाई गई। हालांकि अभी वो जिंदा है। ऐसे में आर्मी ही फिर से पाकिस्तान की कमान अपने हाथों में लेकर करोड़ों पाकिस्तानियों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। पाकिस्तानी ऑफिसर्स के तो बड़े घर और बंगले हैं, लेकिन यहाँ आम जनता के बच्चे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि इस देश की टूरिज्म भी पूरी तरीके से बंद पड़ गई है। आज पाकिस्तान की जो प्रेजेंट हालत है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है।
प्रधानमंत्री पर सरेआम गोली चल जाती है तो कभी आटे गेहूं के लिए जनता सड़क पर दौड़ती कुचलती नजर आती है। अभी भी उस देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा वहां के आर्मी चीफ की चलती है। जो हालात और जितने डेट आज पाकिस्तान के हैं, अब भगवान ही इस देश के मालिक है।